यह सच्ची घटना रोहतक के साथ के एक गांव कबूलपुर की है, जो कि ना सिर्फ 7 हत्याओं की घटना है, बल्कि यह घटना है हवस के ऐसे नंगे नाच की, जिसे सुनकर आपका रिश्तों पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। घटना 14 सितंबर 2009 की है और सुबह के लगभग 5 बजे रिटायर्ड मास्टर होशियार सिंह अपने घर का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि वह बाहर पशुओं के बाड़े में, जिसे हरियाणा में घेर कहा जाता है, वह वहीं घेर में सोता था। तो वह देखता है कि अभी तक बेटा बहू जागे नहीं और भैंसों का चारा पानी करने नहीं आए। उनका घर और खेत दोनों पास पास ही पड़ता है, इसलिए लड़के और बहू को जगाने के लिए वह दरवाजा खटखटाते हैं। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता, उनको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में दरवाजे को पूरी ताकत से ढकेलते हैं, तो दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है। वहां जाकर देखते हैं कि उसके बेटा बहू बिस्तर पर आराम से सोए हुए हैं। वो उन पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, उनको जगाने की कोशिश करता है कि इतना सूरज सिर पर चढ़ाया है, क्योंकि गांव में अक्सर लोग जल्दी उठ जाते हैं भैंसों का काम करने के लिए। सूरज सिर पर चढ़ गया, तुम लोग उठ क्यों नहीं रहे हो अभी तक? फिर उनके बोलने के बाद भी जब वो लोग नहीं जगते, तो उन्होंने हाथ में जो अपना एक छड़ी ली होती है, उससे हिलाता है। उससे भी वह लोग जब नहीं हिलते, तो मास्टर जी को कुछ घबराहट होती है। उसके बाद वह उन दोनों को जब हाथ पकड़कर देखता है, उठाने की कोशिश करता है, हिलाता है, तो मास्टर जी की आंखों से अश्रुधारा निकल जाती है और वो तेज तेज आवाज में रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके बेटा और बहू दोनों ही वहां पर मृत पड़े थे। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। उसके बाद जब वह घर में जाकर बच्चों को संभालते हैं, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बच्चे मृत पड़े थे। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को कॉल किया जाता है, भारी दलबल के साथ, फोरेंसिक टीम के साथ और डॉग स्क्वाड्स वगैरह के साथ पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि मास्टर होशियार सिंह का बड़ा बेटा सुरेंद्र, जिसकी लगभग 40 साल है, बहू प्रमिला जो कि लगभग 35 साल की है, वो मृत पड़े हैं। उनके अलावा वहां पर सुरेंद्र और प्रमिला का बड़ा बेटा अरविंद, जिसकी उम्र 18 साल है, वो भी मृत पड़ा है। मास्टर होशियार सिंह के 3 बेटे थे। एक बेटा उनका फौजी था, और जो फौजी था उनकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, और बेटा क्योंकि फौज में रहता था, तो उनके 3 बच्चे भी सुरेंद्र और प्रमिला के साथ ही रहते थे। तो उनके तीनों बच्चे, जिनके नाम सोनिका, मोनिका और विशाल सोनिका, लगभग 14 साल मोनिका, 11 साल और विशाल जो बेटा था वो 8 साल, यानी वो तीनों बच्चे भी वहां पर मृत पड़े थे। उसके अलावा बिल्कुल सामने ही जहां पे मास्टर होशियार सिंह और उनकी पत्नी भूरी देवी रहते थे, वहां जाकर जब देखते हैं, तो भूरी देवी भी मृत पाई जाती है, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, यानी कि एक ही घर में 7-7 हत्याएं। उसके अलावा सुरेंद्र और प्रमिला की जो बेटी थी, अरविंद से बड़ी बेटी सोनम, वॉशरूम में बेहोशी की हालत में पाई जाती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी। उस टाइम पर उसके अलावा उनकी छत के ऊपर 2 इलेक्ट्रीशियन लगे हुए थे। इलेक्ट्रीशियन, जिनके नाम सुनील और मनोज थे, वह भी बेहोश पाए जाते हैं। तुरंत आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाकर सोनम और दोनों बेहोश इलेक्ट्रीशियंस को पीजीआई रोहतक में एडमिट करवा दिया जाता है। खबर को फैलते चारों तरफ देर नहीं लगती। प्रमिला के मामा पुलिस के पास पहुंचते हैं और वह जाकर कहते हैं कि मेरी भांजी प्रमिला और मेरे दामाद सुरेंद्र सिंह का अपने सबसे छोटे भाई करमवीर, जो करमवीर एक अलग घर में रहता था, उन लोगों के साथ नहीं रहता था, करमवीर के साथ झगड़ा चल रहा था। अब करमवीर के ऊपर मामला दर्ज कर लिया जाता है और तहकीकात शुरू कर दी जाती है। लेकिन अगले ही दिन मास्टर होशियार सिंह पुलिस के पास पहुंचता है और जाकर कहता है कि यह मामला वैसा नहीं लग रहा। मुझे जिस तरीके से आपको बताया गया है, मेरे दोनों बेटों में झगड़ा जरूर था, लेकिन मेरा छोटा बेटा इस कदर दरिंदा नहीं हो सकता कि अपने भाई और उसके पूरे परिवार को मार डाले। अगर मुझे इस पूरे मामले में किसी पर शक है, तो वो है मेरी पोती सोनम, क्योंकि उसका पड़ोस के ही किसी नवीन नाम के लड़के से पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते हम लोगों ने उसके ऊपर काफी पाबंदियां भी लगाई थी। उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया था, उसका बाहर जाना, अपनी सहेलियों से मिलना सब बंद करवा दिया था। लेकिन उस लड़की के जैसे तेवर हैं और जैसे हाव भाव हैं, उसके चलते मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सोनम और नवीन शामिल हैं। अब पुलिस के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि एक बेटी अपने पूरे परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को कैसे खत्म कर सकती है, लेकिन पोती के बारे में खुद उसका सगा दादा ऐसा बोल रहा था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस एंगल से भी इस मामले के बारे में छानबीन करना बनता था। अब क्योंकि सोनम ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने उससे बात करने से मना कर रखा था, उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि सोनम खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कोई बयान नहीं दे सकती, इसलिए पुलिस सोनम से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती थी। आखिर में 2-3 दिन के बाद नवीन को पुलिस उठा लेती है
और नवीन को जब हिरासत में लेकर उससे कड़े तरीके से जब पुलिस पूछताछ करती है, तो कहते हैं कि जब पुलिस सच उगलवाने पर आ आती है तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। तो नवीन से जब थोड़ी कड़ाई की गई तो वह तोते की तरह शुरू हो गया और सच उगलने लगा। और सच्चाई ऐसी भयानक थी कि जिसे सुनकर कहीं ना कहीं रिश्तों पर बहुत बड़े गहरे सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। सोनम, जो कि बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, नीकीराम कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं पास में ही कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर रही था नवीन। ये दोनों पड़ोसी थे और सेम गोत्र के थे। इन दोनों की आंखें लड़ जाती हैं। आपस में इनका प्रेम संबंध बन जाता है और प्रेम संबंध के साथ साथ इनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। इस बात की खबर घर तक पहुंचते ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही घर वालों को पता चला, घर वाले बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। सोनम को घर में ही रखा जाता है, उसे उसका कॉलेज भेजना बंद कर दिया जाता है और उसका सहेलियों वगैरह के पास भी आना जाना बंद कर देते हैं और इन दोनों का मिलना बंद हो जाता है, जिसे लेकर सोनम बहुत तड़प जाती है और वो अक्सर फोन पर नवीन से बातें किया करती थी। इधर उधर जब भी उसको टाइम मिलता है वो नवीन से संपर्क करती है और वह एक दिन नवीन के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है कि ये घर वाले ऐसे तो हमें मिलने नहीं देंगे, इनको क्यों ना मार दिया जाए। नवीन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और नवीन कहता है कि मैं कुछ नींद की गोलियां तुम्हें ला कर दूंगा, तुम वो खिला देना, उसके बाद हम इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने बीच से हटा देंगे। नवीन अपने मामा के लड़के, जो कि जज्जर के छारा गांव में रहता था, उससे संपर्क करता है और उसकी मदद से किसी थर्ड पार्टी से लगभग 100 नींद की गोलियां लेकर आता है। वो नींद की गोलियां लाकर वो सोनम को दे देता है। उनको पीसकर वो नींद की गोलियां ना सिर्फ लाकर देता है, बल्कि उनको पीसकर वो सोनम को दे देता है और सोनम वो नींद की गोलियां पूरे खाने में उस रात मिला देती है। वो खाना सब घर वाले खाते हैं, यहाँ तक कि जो ऊपर 2 इलेक्ट्रीशियन लगे हुए थे, उसका भाई अरविंद जाकर उन इलेक्ट्रीशियन को भी जाकर खाना ले आता है। उसके बाद जब सब नींद की गहरे आगोश में चले जाते हैं, क्योंकि नींद की गोलियां इतनी ज्यादा थी, उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि ऑलमोस्ट वो लोग बेहोश हो चुके थे। उसके बाद वो फोन करके नवीन को वहां पर बुलाती है। पहले सोनम नवीन के साथ मिलकर अपने माँ बाप की हत्या करती है, सुरेंद्र और प्रमिला की। उसके बाद अपने भाई अरविंद की हत्या करती है और यहाँ पर भी उसे सब्र नहीं आता। उसके बाद वो तीनों बच्चे, जो चाचा के बच्चे थे, सोनिया, मोनिका और एक छोटा बच्चा विशाल, उन तीनों को मारते हैं। उसके बाद वह सामने वाले घर में जाते हैं और दादी बूढ़ी, जो लगभग 60 साल की उम्र जो वृद्धा थी, उनको भी जाकर वो दोनों हत्यारे मार देते। सिर्फ मारकर ही इन दोनों हत्यारों को चैन नहीं मिलता, क्योंकि यह दोनों हवस की गहरी आग में इस कदर जल रहे थे और इतना डूबे हुए थे कि दादी भूरी को मारकर वहीं उनके ही बेड पर यौन संबंध बनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि रिश्तों का इतना घिनौना रूप। उसके बाद जाकर नवीन अपने यहाँ चला जाता है और सोनम थोड़ा सा वह खाना खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी भी थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। लेकिन क्योंकि दादा को अपनी पोती के चाल चलन को लेकर पहले ही शक था और आदमी की आदतें उनके हाव भाव से ही पता चल जाता है, तो उनको अपनी पोती के ऊपर कहीं ना कहीं शक था कि ये कुछ भी किसी भी लेवल पे गिर सकती है, कितना भी घटिया हरकत कर सकती है। तो उनका ये शक वो पुलिस के सामने जब उजागर करते हैं तो पूरी कहानी, पूरा हत्याकांड ये सामने आता है। उसके बाद जब सेशन कोर्ट इन दोनों को फांसी की सजा सुना देती है तो ये दोनों हाई कोर्ट में अपील करते हैं और इस दौरान ये अपने बयान भी बदल देते हैं। ये दोनों, नवीन अपने बयान से मुकर जाता है और जज के सामने जाकर, और सोनम भी कहती है कि मेरे दादा अपने बेटे करमवीर को बचाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि यह हत्याकांड मेरे चाचा ने ही करवाया है। मैंने अपनी फैमिली को नहीं मारा, लेकिन उन दोनों के दोषी होने के पुलिस के पास काफी सबूत थे। पुलिस कोर्ट में सारे सबूत पेश करती है, उनकी उंगलियों के निशान वगैरह पाए जाते हैं, बाकी भी ढेर सारे सबूत पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जहां से नवीन ने नींद की गोलियां खरीदी थी, उसको भी पकड़कर सामने लाया जाता है। उसको भी सेशन कोर्ट उम्र कैद की सजा देती है और जिससे टेबलेट खरीदी गई थी उसको भी उम्र कैद की सजा देती है, जबकि इन दोनों को फांसी सजा दी जाती है। अब मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट इन दोनों को राक्षस करार देते हुए हाई कोर्ट के लिखित बयान में यह है कि पूरे परिवार को मारकर, यहाँ तक कि अपनी दादी को मारकर उन्हीं के बेड पर यौन संबंध बनाना, ये इनकी राक्षस प्रवृत्ति को दिखाता है, तो इनकी फांसी की सजा को जो है कंटिन्यू किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा जिस इंसान ने टैबलेट खरीदने में मदद की थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि टैबलेट क्यों खरीदी जा रही है, उसको छोटा मोटा कुछ जुर्माना लगाकर उसे बरी कर दिया जाता है और जिससे खरीदी गई थी उसे भी कुछ जुर्माने के बाद बरी कर दिया जाता है। 14 सितंबर 2014 को सेशन कोर्ट ने
इन दोनों को फांसी की सजा और दोनों जिनसे टैबलेट खरीदी गई थी और जिसके द्वारा अवेलेबल करवाई गई थी, उन दोनों को उम्र कैद की सजा जो है सेशन कोर्ट देती है। उसके बाद ये दोनों जब मामले को हाई कोर्ट लेकर जाते हैं, तो 18 जुलाई 2018 को हाई कोर्ट इन दोनों को राक्षस करार देते हुए इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखती है। लेकिन 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो डिसीजन आया है वह 12 अक्टूबर 2018 को, जिसमें इनकी उम्र कैद की सजा कर दी गई है, इनकी फांसी की सजा पर अभी रोक लगा दी गई है। लेकिन मैं यह सवाल आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस तरह के घिनौने सोचे समझे प्लान कर कर किए गए हत्याकांड, इस तरह के रिश्तों में नीचता, इस तरह अपने ही परिवार को मारकर वहीं पर ब्याह विचार करना, क्या फांसी से कम ऐसे लोगों के लिए सजा बनती है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंत में आपसे एक प्रार्थना है कि हालात चाहे जैसे भी हो, कृपया इंसान बने रहिए, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और इसी के साथ अलविदा चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।